नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के कार्य की, उपलब्धियों की और विकसित भारत की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए जिसने देश की दशा और दिशा ही नहीं बदली बल्कि विकसित भारत के निर्माण के लिए भी आधारशिला रख दी है। 26 मई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद शासन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल सेवाओं और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई बड़े और कड़े फैसले लिए जिन्होंने न केवल भारत की राजनीति बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, समाज और वैश्विक छवि की दशा और दिशा को पूरी तरह बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जिन नीतियों, योजनाओं और रणनीतियों को जमीन पर उतारा है उसे सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के रूप में देखा जाता है। यह मंत्र उस ब्लूप्रिंट या दृष्टिकोण का हिस्सा है जिस पर चलते हुए भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति और विकसित भारत 2047 बनने की राह पर है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विकसित भारत की करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ सांसद सुजीत कुमार जी स्टूडियो में हैं। सुजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जी से, जो डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर धनपत राम अग्रवाल जी से, जो डायरेक्टर एंड फाउंडर ट्रस्टी हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ऑफ WTO स्टडीज कोलकाता। बहुत बहुत स्वागत है आपका अग्रवाल जी। लेकिन सुजीत, शुरुआत मैं आपसे करूंगा क्योंकि मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल का है, कामकाज का है और लक्ष्य विकसित भारत का है, अंत्योदय और समावेशी विकास। क्योंकि किसी भी विकसित भारत की अगर पहली शर्त है तो वो विकास समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। जी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं सरकार को बधाई दूंगा। 12 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश को एक सुदृढ़ नेतृत्व देते हुए, और देश का सबसे लंबा प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने पंडित नेहरू का जो रिकॉर्ड को तोड़ा है। इसलिए पूरे देशवासियों की तरफ से मैं उनको बधाई देता हूँ। जी, देखिए, जब आपने विकसित भारत का बात कहा, विकसित भारत एक राजनीतिक एक नारा नहीं है। इट्स नॉट जस्ट ए पॉलिटिकल स्लोगन। ये हमारा संकल्प है, सिर्फ हमारी पार्टी की संकल्प नहीं है, पूरी 140 करोड़ देशवासियों की संकल्प है। और प्रधानमंत्री जी 2014 में उन्होंने जो देशवासियों को कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो यही जो नारा है, ये संकल्प है। आपने सामाजिक न्याय की बात की, मैं ऐसे अनेक आंकड़े आपको दे सकता हूँ। देखिए, 25 करोड़ से ऊपर लोगों को जो गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना, 12 करोड़ माताओं के घर में गैस सिलेंडर पहुंचाना, 16 करोड़ माताओं के घर में पीने के पानी का सुविधा देना, 4 करोड़ परिवारों को अपने सर पे छत देना, आज 60 करोड़ के लगभग आज देशवासियों का एक बैंक अकाउंट खुला हुआ है, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट। आज लगभग 47-48 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला। पहले कोई मुद्रा लोन, कोई बैंक लोन सोच ही नहीं पाता था, कोई आम आदमी या कोई मध्यवित्त परिवार या गरीब परिवार। आज देखिए लगभग 50 करोड़ लोगों के पास मुद्रा लोन है, जिसमें से अधिकतर महिलाएं हैं। जी, ठीक है, ऐसे अनेक आंकड़े आपको मैं दे सकता हूं। तो प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि मेरे लिए 4 जो जात कहते हैं, उन्होंने कहा ज्ञान, जो गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। आज देखिए किसानों की आयु, जो उनकी आय, सालाना आय 2 गुना करने की बात उन्होंने कही थी, अभी 2 गुना नहीं 4 गुना हो चुका। मैं अपने जिले में कालाहांडी से आता हूँ, उड़ीसा से। मैं आपको बता सकता हूँ जो किसान हमारे भाई हैं, उनके आय 3 गुना 4 गुना बढ़ चुका है। आज 3 करोड़ ड्रोन दीदी की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आज 3 करोड़ लखपति दीदी की बात करें। आप सोचिए, लखपति एक ये नहीं है कि 1 लाख रुपये आपने कमाया, एक ये माइंडसेट है। ठीक है, तो 3 करोड़ बहनें जब वो लखपति सालाना 5 लाख चाहे 6 लाख हो या 2 लाख हो, वो कमाई करके वो सिर्फ अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य को नहीं बना रहे, एक समाज में एक परिवर्तन ला रहे हैं। तो ये सामाजिक न्याय।
आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो देखिए, आपने खुद कहा दुनिया का अभी चौथा बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आज 7, सवा 7, 7.5% हमारी आर्थिक अभिवृद्धि है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और कोई भी आंकड़े लीजिए, आज कोई भी आंकड़े देखिए, अब कोविड के समय से लेके रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट, इसके बावजूद आज हमारी देश की जो महंगाई कह लीजिए, या फिर डीजल पेट्रोल की प्राइसेस कह लीजिए, या फिर एक कॉस्ट ऑफ लिविंग, पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ी, लेकिन हमारी जो सरकार की जो प्रयास और प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व की वजह से आज ये एक बहुत ही एक मॉडरेट स्तर पे है। तो 12 साल में देश ने बहुत ही ज़्यादा प्रगति किया है। और अभी मैं जो 2047 तक हमको विकसित भारत का जो अपना लक्ष्य है, मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जो विजनरी लीडरशिप है, जरूर हम लोग ये लक्ष्य को पार करेंगे। जी, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले 12 सालों में जो परिवर्तन हुए हैं वो देश ने देखे भी हैं, महसूस भी हैं, चाहे बात इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या बात जन कल्याणकारी नीतियों की हो। आम आदमी कैसे मजबूत हो, उसकी आय कैसे बढ़े, जो कल्याणकारी सरकार की योजनाएं हैं वो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, सरकार का ये एक लक्ष्य रहा है, एक कार्य करने की पद्धति रही है। डॉक्टर मदन मोहन जी, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, दरअसल जो कोई भी राष्ट्र बनता वो लोगों से ही होता है, और नीति निर्माताओं के सामने एक बड़ा सवाल है कि देश में जब तक हर नागरिक सशक्त नहीं होगा तो देश विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा। एक बड़ा सवाल देश के सामने भी है, समाज के सामने भी है, सरकार के सामने भी है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि नेक्स्ट डिकेड इज टिकट, और वो बात एक नारा नहीं थी, बहुत ही सारगर्भित वाक्य था। वो इस बात को समझ रहे हैं कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग दुनिया में होगा, और हम देख रहे हैं अभी हमने ईरान और इराक का वार देखा, तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी के बल पे लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, अपनी सीमाएं सुरक्षित की जा रही हैं, और किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बेसिस पे दुनिया की अर्थव्यवस्था का निर्धारण हो रहा है। तो इसलिए भारत के लिए भी बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम तकनीकी के क्षेत्र में आगे जाएं और हमारी अपनी उन्नत की हुई तकनीक जो है उस पर देश निर्भर करे। जी, इसमें दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हैं, हमारी सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारी आर्थिक सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारा जो पैसा है वो हमारे देश में रहे। तो प्रधानमंत्री जी के इन्हीं बताए हुए रास्ते पे चलते हुए देश ने पिछले 12 सालों में बहुत सारे काम किए हैं। आप देखिए, जो डिजिटल पेमेंट UPI है जी, वो पूरी दुनिया का 49% जो रियल टाइम पेमेंट होता है वो हमारे UPI से होता है। भारत का 85% डिजिटल ट्रांजैक्शन हो UPI से होता है। इसके अलावा दुनिया के कई देश जैसे भूटान है, UK है, UAE है, सिंगापुर है, वो भी इस UPI सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप हमारे आधार को ही सिर्फ देख लें तो 1,30,00,000 लोग उसको प्रयोग कर रहे हैं जी। जो DBT की टेक्नोलॉजी, उससे लगभग 3.48 लाख करोड़ लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मतलब हम लोग ये सारे पैसे बचा रहे हैं। जो डिजी लॉकर है, जो उमंग है, जो API सेतु है, ये सारे जो सिस्टम्स बने हैं जो कि पेपरलेस सारे ट्रांजैक्शंस को बना रहे हैं, वो हमें देश में काम आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कनेक्टिविटी का इशू देखें, 2014 में जहाँ 250 मिलियन लोग थे, वहाँ अब 970 से 4 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। डेटा पहले 308 रुपये पर GB हुआ करता था जी, अब वो 8-9 रुपये पर GB है। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये कप चाय से भी कम है 1 GB डेटा की कीमत। आप 5G रोल आउट देखिए, 5 लाख से ज़्यादा जो है बेस स्टेशन हैं। 99.8% भारत के डिस्ट्रिक्ट 5G में है। चाइना के उसमें तीसरी स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया की जो है वो भारत में है। जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स हैं वो अब 2019 में जो है $181 बिलियन थे, अब $297 बिलियन हो गए हैं। तो 7.3% GDP भारत की होगी। तो अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, AI मिशन में किस तरीके से काम हो रहा है। लगभग 10,372 करोड़ रुपए उसमें आए हैं। 38,000 से ज़्यादा GPU आए हैं। आप भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन देख लीजिए, तो ऐसे डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम देख लीजिए। तो भारत में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पिछले 12 सालों में बहुत ज़्यादा काम हुआ है जी। और
चाहे वो स्पेस का सेक्टर हो या डिफेंस के सेक्टर हो, आप डिफेंस स्टार्टअप्स को देख लीजिए, 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप भारत में हैं जी। ठीक है। तो इस तरीके से रास्ते पे देश चल चुका है, और जो हमारा यूथ है उसके अंदर जो एनर्जी है उसको टैप करने के लिए बहुत सारी योजनाएं भारत में बनी हैं। और हम तो देख रहे हैं कैसे सावरेन एआई भारत में आ रहे हैं, भारतीय हैं जो अपने एआई मॉडल्स को लेके आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं जिसमें मैं ये देख पा रहा हूँ कि आने वाले समय में भारत टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही आत्मनिर्भर देश हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपने टेक्नोलॉजी की बात की, और जिस तरह से ड्रोन दीदी, चाहे बात ड्रोन दीदी की जाए या बात एक आम रेहड़ी पटरी वाले की जाए, स्वनिधि योजना के जरिए जिस तरह से एक आम आदमी को टेक्नोलॉजी के जरिए सशक्त बनाने का काम पिछले 12 सालों में हुआ है। जाहिर तौर पर टेक्नोलॉजी भारत के भविष्य के विकसित भारत की एक आधारशिला है। इन पहलुओं को भी मैं आपसे और समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन धनपत राम जी, मैं आपसे समझना ये चाहता हूं, क्योंकि एक दौर था जहां से बात आंकड़ों की होती थी, लेकिन जब हम बात विकसित भारत की कर रहे हैं और जिस ब्लूप्रिंट की बात की जा रही है, दृष्टिकोण की बात की जा रही है, क्या विकसित भारत का मतलब या संदेश बड़ी बड़ी इमारतों से है, जीडीपी के आंकड़ों से है, या आम आदमी कितना खुशहाल है, उसकी तरक्की आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कितनी हो रही है, उसके जीवन में कितना बदलाव आ रहा है, इस पे आधारित है? इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? जी, मैं बहुत आभारी हूँ संसद टीवी का, मुझे आज ये इस वार्ता में भाग लेने के लिए। आपने बहुत सही विषय उठाया है। देखिए, आर्थिक प्रगति अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं होता है। आर्थिक प्रगति का उद्देश्य होता है कि समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले। जैसा कि अभी हमारे पूर्व के वक्ता ने बताया भी है कि अंत्योदय के हिसाब से यह सरकार जो है समाज के आखिरी व्यक्ति तक आर्थिक उन्नति का लाभ पहुंचाने की कोशिश तो कर रही है, किंतु साथ ही जो वस्तुस्थिति है उसको भी हमको देखना पड़ेगा कि आज हम जो समझते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो एकात्म मानववाद के आधार पर जो आर्थिक जो उन्होंने बताया था कि हमारा उद्देश्य तो जो है आर्थिक प्रगति के साथ साथ जो है गांव तक उसकी विकास के फायदे को पहुंचाना। जब तक अंतिम कड़ी के व्यक्ति तक ये लाभ नहीं पहुंचता तब तक उसका फायदा नहीं। किंतु अब देखिए, जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं इस विषय में, कि इसमें आज के दिन एक तो पर्यावरण का विषय है जिसको हमको ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। दूसरा जो है आर्थिक विषमता, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और तीसरा जो है आज के दिन हमारे जो पढ़े लिखे लोग जो हैं उसके अंदर में जो बेकारी की समस्या अभी भी बनी हुई है, और विशेष करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो हमारे लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उसको भी साथ साथ में ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान दे रही है सरकार, किंतु इसमें और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि 2047 में जब हम कहें कि भारत विकसित हो गया है, तो विकसित का मतलब एक वैभवशाली समृद्धिशाली भारत का मतलब ये होना चाहिए कि जहां बेकारी मुक्त भारत हो, गरीबी मुक्त भारत हो, आर्थिक विषमता मुक्त भारत हो, पर्यावरण के हर पहलुओं को ध्यान रखते हुए हम भारत को आगे बढ़ाएं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, और साथ ही हमारे नैतिक मूल्य जो हैं वो बरकरार रहें। अब इसमें हमारे पूर्व वक्ता ने जो टेक्नोलॉजी का सवाल उठाया, देखिए, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वेंशंस, इनोवेशंस। अभी हमारे देश में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो हम खर्च कर रहे हैं ना, वो हमारी जीडीपी का 0.64% ही हम खर्च करते हैं जी। आज दुनिया में जो विकसित राष्ट्र हैं उनके जीडीपी में जो R&D का जो खर्च है, चाइना 2.43% अपनी जीडीपी का जो है वो R&D में खर्च करता है, यूनाइटेड स्टेट्स 3.46 खर्च करता है, इसराइल 5.56 करता है, हम सिर्फ 0.64% ही खर्च कर पाते हैं। और इसमें भी जो है हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर जो है बाकी सभी देशों में, चाइना के अंदर में अगर देखें तो प्राइवेट सेक्टर का स्पेंडिंग 79% है, गवर्नमेंट सेक्टर का वहां पर 21% है। यूएस के अंदर में भी 22% सरकार खर्च करती है, 78% जो है वो प्राइवेट सेक्टर खर्च करता है। जापान में भी ये पोजीशन ऐसी ही है, सरकार 17% करती है और
कॉर्पोरेट सेक्टर जो 77%, भारत के अंदर में जो है सरकार 64% खर्च करती है और हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर जो है 36% खर्च जी। करता है। मेरा ये मानना है कि इस समय जब हम आविष्कार अनुसंधान की बात कर रहे हैं, सरकार ने तो अभी भी 1 लाख करोड़ का प्रावधान भी किया है नवाचार के लिए, किंतु हमारे देश के अंदर में आज जो हमको आर्थिक प्रगति को अगर सही मायने में देखना है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास जब तक नहीं होगा तब तक जो है आज हमारे देश जी। में ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन टेक्नोलॉजी जो आ रही है, अभी भी हमारी डिपेंडेंसी जो है वह विदेशी पूंजी और विदेशी तकनीक और विदेशी जी वस्तुओं पर। बिल्कुल धनपत जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में सिर्फ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ऑटोमोबाइल्स में इतने साल होने के बावजूद भी जो है 82% जो है हमारी ऑटोमोबाइल्स पर जो डिपेंडेंसी है वो फॉरेन ब्रांड और फॉरेन टेक्नोलॉजी पर है। जी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अनुसंधान के ऊपर में जितना अधिक ध्यान देंगे जी। उसके आधार पर ही हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ होगी। नहीं तो जो है हमारे देश में जो ट्रेड डेफिसिट जो है, चूंकि इंपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट कैपिटल गुड्स का जी, भी ज्यादा होता है, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी होता है। बिल्कुल। तो इस बात को जब हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं तो हमें ये जी, बात जाहिर ज़रा सी ध्यान- बात है, जाहिर सी बात है, जो आप बात कर रहे हैं उस बात पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पिछले 12 सालों में सबसे ज्यादा फोकस रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। इस सरकार का सबसे ज्यादा फोकस रहा है क्योंकि विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो रिसर्च और डेवलपमेंट के आधार पर टेक्नोलॉजी के जरिए ही आगे फलीभूत होगा। लेकिन सुजीत जी, अगर बात हम इंफ्रास्ट्रक्चर की करें, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का जो आधार होता है, विकसित देश का आधार होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? कितना बड़ा बदलाव आया और आगे क्या करने की जरूरत है? मैं उस पर बोलूँगा। जी। जो डॉक्टर अग्रवाल ने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की उस पर मैं बिल्कुल सहमत हूँ। 0.7% हम लोग जीडीपी का खर्च करते हैं और हमारी जीडीपी भी $4 ट्रिलियन है, जबकि चाइना की 20-21 ट्रिलियन है, यूएस की 25-26 है उस या ज़्यादा उससे, और वो लोग हमसे कई ज़्यादा परसेंटेज खर्च करते हैं। तो लेकिन आप देखेंगे पिछले 1947 से लेकर 2014 तक R&D का क्या फोकस था, और 2014 के बाद नेशनल रिसर्च अनुसंधान यूनिवर्सिटी हुआ है। अभी एजुकेशन पे हम लोग कोठारी कमीशन ने 1960 दशक में कही थी कि 6% जीडीपी का खर्च करना चाहिए, लगभग उतने के आसपास आ चुका है ये पिछले 8-10 साल में। तो बहुत ज़्यादा फोकस है R&D पे और ज़्यादा होना चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कहें तो देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी देश कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा होगा तभी वो विकसित जो देश का सपना पूरा हो पाएगा। ये वेस्टर्न कंट्रीज में हम लोग ने देखा है। आज चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना है दुनिया में, और जिस तरह से उसकी प्रगति हो रही है, एक बहुत बड़ा उसका कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। अभी देखिए, पिछले बजट में आप देखिए 11,11,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ईयरमार्क किया गया है। अभी आप पर डे पहले 12 किलोमीटर होता था नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन, अभी लगभग 35 किलोमीटर से ज़्यादा पर डे कंस्ट्रक्शन एवरेज जो इसका रेट है। आप देखिए पोर्ट देखिए, आप आज पावर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आज आप रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, ठीक है। तो हर क्षेत्र में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये सरकार का जो नज़रिया और जो फोकस है, कभी हम लोग नहीं देखे थे ये। मैं जब विदेश में रहता था तो मुझे हमेशा लगता था कि देश में हम लोग ऐसे, हमारे हिंदुस्तान में ऐसे रास्ते हम लोग कभी देख पाएंगे कि नहीं। लेकिन आप देखिए, आज मैं भुवनेश्वर से मेरा गांव जाता था, पहले 11-12 घंटा लगता था, आज 6 घंटे में मैं पहुंच रहा हूँ, 450 किलोमीटर। जी, ठीक है। तो ये है जो उड़ान में देखिए, अब उड़ान एयरपोर्ट पहले 2014 में क्या 70-72 एयरपोर्ट थे, आज 150 से ज़्यादा एयरपोर्ट है। मेरे जिला कालाहांडी जैसे जिला में उड़ान एयरपोर्ट है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम हुआ है, और इसका सीधा असर आ रहा है हमारी अर्थव्यवस्था पे, इसका सीधा असर आ रहा है हमारी जो सामाजिक न्याय पे। आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाजपेयी जी ने शुरू किया था, गांव-गांव दे गॉट कनेक्टेड टू द मार्केट, स्मॉलेस्ट ऑफ विलेजेस गॉट कनेक्टेड टू द मार्केट। तो उससे जो परिवर्तन हुआ है लोगों की जिंदगी में, और जिसको नरेंद्र मोदी जी ने आगे लेके, ये काम को आगे लेके गए, जो अंत्योदय का जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्म मानववाद का जो दर्शन है, इसको हमारी सरकार बिल्कुल उसी दर्शन के तहत काम कर रही है। गांधी जी का जो लास्ट माइल, लुक एट द आईज ऑफ द लास्ट पर्सन द क्यू, बिल्कुल उसी तरह से काम हो रही है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक एनेबलर है उसी में, उसी दिशा में। जी, जाहिर सी बात है, बात चाहे सड़कों की जाए, हाईवे की जाए, जल मार्ग की जाए या स्पेस की बात की जाए, सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, अगर मैं कहूं जमीन से लेकर आसमान तक, बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन डॉक्टर मदन मोहन जी, अगर मैं ये समझना आपसे चाहूं,
इस मुद्दे को, खासतौर से टेक्नोलॉजी के मुद्दे को, क्योंकि हम बात जब स्किलिंग की करते हैं, जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी तेजी से देश में बढ़ी है और टेक्नोलॉजी के कारण तमाम क्रांतिकारी परिवर्तन देश ने पिछले एक दशक में होते हुए देखे हैं और भविष्य में भी टेक्नोलॉजी आधारित चीजें ही आगे होने वाली हैं। तो टेक्नोलॉजी से आम आदमी की जो कनेक्टिविटी है, या हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? उसमें स्किल का मुद्दा भी आ जाता है, क्या कहना है इस मुद्दे पर आप? देखिए, जिस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, जितने स्पीड से करेंगे, जिस तरीके से हम इंडस्ट्रीज़ को लेके आएंगे, जैसे अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भारत में आ रही हैं, 12 प्रोजेक्ट भारत में लग रहे हैं, तो उनको क्या है, उनको स्किल्ड मैन पावर चाहिए। तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट अगर तेज़ी से बढ़ाना हो, इंडस्ट्री को लेके आना हो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना हो, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है स्किल्ड मैन पावर जी। और भारत में हम जानते हैं कि जो हमारा अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि हम एक बहुत ही यंग देश हैं, एवरेज एज हमारी जो है 25 से 28 के बीच में है। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये कहीं हम इसको चूक न जाएं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यूथ को हम स्किल करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस में जल्दी से जल्दी लेकर के आएँ। तो स्किल डेवलपमेंट इस दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की एक बात याद आती है कि जब उन्होंने कहा था कि प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज़ नॉट द पॉपुलेशन बट अनस्किल्ड पॉपुलेशन। जी। तो ये यूथ अगर स्किल्ड होगा, राइटली स्किल्ड होगा, तो एक बड़े महत्वपूर्ण समस्या का भी समाधान निकल सकता है। आप देखें तो एक बड़ी समस्या देश के सामने है अर्बनाइजेशन की। आने वाले समय में आप देखेंगे लगभग 70% पॉपुलेशन हो सकता है अर्बनाइज्ड एरिया में रहने लगे, और माइग्रेशन जो गाँव से हो रहा है तो उसके नाते दबाव शहरों पर बढ़ता है और गांव में आपको लोग नहीं मिलते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट तेज़ी से होने से क्या होगा कि गांव में, छोटी जगहों में, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो माइग्रेशन भी उससे रुकता है कहीं ना कहीं जा करके। और स्किल डेवलपमेंट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतने सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। जैसे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में लोगों को ट्रेनिंग की। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नाइलेट अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किलिंग ऑर्गेनाइजेशन है। पिछले केवल 5 सालों में हमने 1 करोड़ लोग की ट्रेनिंग करी, स्किल्ड मैन पावर तैयार किया है। एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें बहुत ही इंक्लूसिव ट्रेनिंग और क्वालिटी ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी की घर बैठे बच्चा अपने कंप्यूटर से कर सकता है, एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ सकता है। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फोकस है डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का, और जो उनका एक सपना है भारत में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का, जिससे कि क्वालिटी एजुकेशन गांव-गांव तक पहुंच सके, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इस दिशा में बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं मिल करके, और स्किल के बिना ये चीज़ें अधूरी हैं। भारत में भी बहुत सारे 500 इंडिया ए लैब बन रहे हैं जी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ट्रेनिंग और चीज़ों के लिए ट्रेनिंग हो रही है। आप देखिए कि अभी 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर भारत में आया है। अभी हमने देखा क्वांटम कंप्यूटिंग में हमारा देश में बहुत सारी रिसर्च हो रही हैं, बहुत सारी सेमीकंडक्टर चिप्स इंडिया में बन रही हैं। ये सब क्यों हो पा रही हैं? जो अच्छे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, IITs हैं, IIMs हैं, और भी बहुत सारी टियर 2 3 सिटीज़ में जो विश्वविद्यालय हैं वो जो काम कर रहे हैं, उसके नाते ही ये मैन पावर है जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में है। आज भारत के स्किल्ड मैन पावर की डिमांड पूरे दुनिया में है, और ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स आने से आप देखेंगे कि आने वाले समय में पूरे दुनिया का जो रिसर्च वर्क है टेक्नोलॉजी का, वो भारत में आएगा, और यहाँ के बच्चे स्किल्ड होकर यहाँ काम करेंगे जी। और सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि स्किलिंग आवश्यक इसलिए भी है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढ पाएँ, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स डेवलप कर पाएँ। जैसे कि स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स हैं AI के, वो बहुत ज़रूरी है कि हम भारत में अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने तरीके से देखें, अपने तरीके से डेवलप करें, और ये इकॉनमी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। अगर बड़ी संख्या में हम स्मॉल मॉडल्स डेवलप करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारा जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो हमारा बहुत अच्छा होगा इसमें। तो इस लिहाज से मैं देखता हूँ कि इसमें स्किलिंग जो है सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की। डॉक्टर धनपत जी, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत का संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया है, दुनिया पर दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम हो, स्वदेशी को अपनाएं, वोकल फॉर लोकल, ये जो मंत्र है प्रधानमंत्री जी का, और विकसित भारत का जो लक्ष्य है
उसमें स्टार्टअप भी आता है, मेक इन इंडिया का मुद्दा भी आता है। इन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, स्वदेशी का जो आह्वान प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार किया है कि हम स्थानीय वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लावें। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जब स्वदेशी जागरण मंच का मैं अखिल भारतीय सह संयोजक हूं, जी, हम ये पूरे भारतवर्ष में ये प्रचार करते हैं कि जब हम बाजार जाएंगे स्वदेशी वस्तु लाएंगे, किंतु दिक्कत ये हो रही है कि स्वदेशी वस्तुओं की जो क्वालिटी और उसकी जो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस जो है या उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, इसको हम रिसर्च और इन्वेंशन के द्वारा जब तक अच्छी तरह नहीं बढ़ा पाएंगे, तो स्वदेशी का ख्याल तो अच्छा है, किंतु वो स्थानीय वस्तुएं उस क्वालिटी की जब तक उपलब्ध नहीं होगी कंज्यूमर को, तब तक जो है ये बात हम स्वावलंबन की बात करते हैं। क्योंकि आज हमारे गांव में जो लोग हैं वो जो चीजें बना रहे हैं, वो कई बार उनके जो आर्टिसंस वगैरह जो हैं कारीगर, उनकी चीजें बड़ी अच्छी भी होती है। अभी अभी मैं नॉर्थ ईस्ट से आ रहा हूँ, वहाँ एक से एक चीजें वो बम्बू से, केन से बहुत तरह की बनाते हैं। हमारे बंगाल में भी सुंदरबन में बहुत अच्छा मधु भी बनता है। प्रॉब्लम उनकी होती है 3 रकम की। एक तो कभी कभी उनकी फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, या फिर उसको टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम होती है, या मार्केटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ये FTM, इन 3 प्रॉब्लम के समाधान के लिए KVIC, नाबार्ड इत्यादि कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सरकार प्रधानमंत्री PM प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में भी ये चीजें आ रही हैं। किंतु ये जो समस्या है स्वदेशी को अपनाने की और स्वदेशी वस्तुओं की गुणवत्ता को बढ़ाने की, इसमें काम जरूर हो रहा है, किंतु इसमें और अधिक आवश्यकता है कि हम अपने गांव में किस तरह जाकर के इस विलेज इंडस्ट्रीज को जो कुटीर उद्योग है इसको हम बढ़ाएं। ये कोशिश जारी है। सरकार भी तरह तरह की सुविधाएं दे करके, अभी मान लीजिए विश्वकर्मा योजना सरकार की आई, तो विश्वकर्मा के अंदर में भी जो है सरकार ने छोटे छोटे जो कारीगर हैं उनको हर तरह की सुविधा देने की बात करी है। किंतु यह प्रोसेस जो है एक लंबा है, और उस लंबे प्रोसेस में जब हम स्वावलंबन की, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो इसमें यही आता है कि आज के दिन सबसे बड़ी बात जो आ रही है, रोजगार की बात आ रही है। रोजगार के लिए स्वरोजगार जो है हमारे देश में ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और हमारा जो टोटल लेबर फोर्स है, वो लेबर फोर्स हमारा 40% के आसपास है, किंतु उसमें 93% जो है लगभग जो है वह सेल्फ एम्प्लॉयड या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का है। बिल्कुल धनपत जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए उस स्वरोजगार सेक्टर को, चाहे वो स्वरोजगार और स्वदेशी मूल मंत्र है विकसित भारत के भविष्य के लिए। लेकिन एक बड़ा मुद्दा एनर्जी का है, क्योंकि एनर्जी को लेकर भारत की निर्भरता आज भी दूसरे देशों पर काफी है, और उस दिशा में सरकार ने बात चाहे सोलर एनर्जी की जाए या बात चाहे एथेनॉल की जाए, सरकार ने एथेनॉल के क्षेत्र में या ऊर्जा के क्षेत्र में भारत कैसे आत्मनिर्भर बने ताकि दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो, उस दिशा में कई नीतिगत फैसले लिए हैं। लेकिन एक आखिरी मुद्दा है मेरा बड़ा, सुजीत जी, वो आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अक्सर इस बात को कहते हैं कि आधी आबादी को जब तक उसका हिस्सा नहीं मिलेगा, जब तक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक विकसित भारत का लक्ष्य दूर होगा। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार जितने कदम उठाए हैं, चाहे वो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो सितंबर 2023 में 23 में संसद ने पारित की, या फिर ट्रिपल तलाक की बिल हो, ऐसे कई सारे कदम उठाए हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने, जो महिलाओं को आगे लेके आती है। वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स आप देख लीजिए जी, आपने, क्योंकि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल की भी बात कही, देखिए 75 साल लग गए आज़ादी के, लेकिन उनको उनका हक नहीं मिला। तो जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में सबसे पहला जो अधिनियम पारित हुआ वो था मातृशक्ति वंदन अधिनियम जी। तो ये दिखलाता है, ये दर्शाता है कि हमारी सरकार महिलाओं के लिए कितना क्या कर रही है। आप देखिए डिफेंस फोर्सेस में
महिलाएं आगे आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के समय में हमारी जो दो बहादुर हमारी बहनें जो स्पोक्स पर्सन पूरी दुनिया को हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी, महिलाएं दोनों थी। तो ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं। और मुस्लिम बहनों को उनका हक के लिए ट्रिपल तलाक हमारी संसद ने पारित की। तो ये सरकार देखिए, इसलिए आपने शुरू किया था सामाजिक न्याय से, और जब तक 50% आबादी जो महिलाएं हैं उनको उनका न्याय और हक नहीं मिलेगा तब तक विकसित भारत का सपना खोखला ही रहेगा जी। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी इस बात को समझते हैं, और इस बात को आप देखिए उनकी मिनिस्ट्री में भी कितने सारी महिलाएं हैं, तो हर तरह से महिलाओं का बिल्कुल सुजीत जी, जाहिर सी बात है विकसित भारत का जो ब्लूप्रिंट केवल बड़ी बड़ी इमारतों या जीडीपी के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। एक ऐसे भारत की परिकल्पना है जो आधुनिक भी हो और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ भी है, जहां तकनीक का शिखर हो और समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति के जीवन में सुधार हो। अगले 2 दशकों का सफर इसी ब्लूप्रिंट पर आगे बढ़ने का है। भारत को एक ऐसे वैश्विक महाशक्ति बनाने की कवायद लगातार की जा रही है। देश की 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी में जो युवा ऊर्जा है उसे स्किल्ड लेबर और ग्लोबल लीडर्स में बदलना मोदी सरकार के विजन का अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार विकसित भारत की इमारत जिन 4 स्तंभों पर खड़ी होगी उसमें युवा, महिला, किसान और गरीब है। मोदी सरकार इन्हीं चारों को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। सुजीत जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मदन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और धनपत जी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।